हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फोर्स वीडियो में, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 के अनुसार खुशहाल देशों की लिस्ट में या रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? आंसर क्या होगा? 116, 116वां स्थान है भारत का। और द हिंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, तो ये जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्थित है और इस रिपोर्ट को जारी किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा। ओके, और यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है उसकी सहायता से इसको तैयार किया गया है। 147 देशों की रैंकिंग इसमें है। ओके, तो खुशहाली देश में कैसी है उसको लेकर ये है। तो देखिए, भारत का जो स्थान है 147 देशों में वो 116 है। अगर हम बात करेंगे कि पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी 2025 वाली, उसमें भारत का स्थान क्या था, तो 118 था। और अब 2 पायदान ऊपर आए हैं, बेहतर पोजीशन देखने को मिल रहा है। किस पैमाने पे ये होती है रैंकिंग? तो देखिए क्या है कि कई सारे पैमाने, करीब 6 टोटल जो है ना वो उसका पैरामीटर्स हैं। जैसे उस देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है, स्वस्थ जीवन यानी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो कैसी है, सामाजिक सहयोग कैसा है, जीवन का विकल्प कैसा है, या जीवन के विकल्प के चुनने की स्वतंत्रता कैसी है, उदारता कितनी है, भ्रष्टाचार की अवधारणा कैसी है वहाँ पर। इसके आधार पर पूरे विश्व में खुशहाली की स्थिति को देखा जाता है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करेंगे उसकी रैंकिंग क्या है, तो चाइना की 65 है, नेपाल की 99, बांग्लादेश की 104, पाकिस्तान की 104, सॉरी, पाकिस्तान की 104, बांग्लादेश की 127, म्यांमार का देख रहे हैं आप 129, और अफगानिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर है और ये है 147। ठीक है, तो सबसे खराब स्थिति जो है वो है अफगानिस्तान की। अब देखते हैं कि सबसे बेहतर स्थिति क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? आंसर क्या होगा इसका? फिनलैंड। ठीक है, लगातार 9वीं बार ऐसा है जब फिनलैंड जो है ना वो टॉप स्थान पर रहा है। ओके, तो ये रिपोर्ट है और उसमें फिनलैंड नंबर 1 पे है, यानी सबसे खुशहाल देश है। और सबसे अनहैप्पी यानी जो खुशहाल नहीं है वो है अफगानिस्तान। नंबर 1 है फिनलैंड और नंबर 147 है अफगानिस्तान। और भारत की रैंकिंग क्या है? 116वें पायदान पर भारत है। अगर हम देखें टॉप 10 जो देश हैं उनकी क्या स्थिति है, कौन कौन से देश हैं खुशहाली के क्षेत्र में, तो नंबर 1 मैंने बताया फिनलैंड है, सेकंड पर है आइसलैंड, थर्ड पे है डेनमार्क, फोर्थ पे है कोस्टारिका, फिफ्थ पे स्वीडन है, फिर नॉर्वे, नीदरलैंड्स है, 8वें पे इसराइल है, 9वें पे लग्जमबर्ग है और 10वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये है इस रिपोर्ट की जो रैंकिंग है वो है। कुछ और भी चीज़ें हैं वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिनलैंड को देख लेते हैं, क्योंकि वो 9वीं बार नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है उसने। तो मैप में एक बार समझ लीजिए कहाँ पर है ये फिनलैंड। ये अपना प्यारा भारत है। फिनलैंड जो है ना वो नॉर्डिक कंट्री है, लेकिन वो है यूरोप में। तो यहाँ मैप में आप देख रहे हैं ये फिनलैंड है। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है हेलसिंकी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब, जो कि हाल ही में भारत आए थे। जो रायसीना डायलॉग हुआ था दिल्ली में, उसमें वो चीफ गेस्ट के तौर पर थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? पेटेरी ओरपो। ओके, मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? यूरो चलती है। आबादी कम है, बहुत कम है, 56 लाख है। और पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये स्वीडन है, इधर नॉर्वे है, इधर ये हो गया रशिया। ओके, और ये तो सीधे पड़ोसी देश हो गए ये सब। अगर हम समुद्री पड़ोसी कहेंगे तो एस्तोनिया भी इस तरफ है। ये बाल्टिक सी है इसके आसपास। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और एक और बात कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में ये रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बहुत ही खास जानकारी दी गई है। उस पर यह प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र की किस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सोशल मीडिया युवाओं की खुशियों को कम कर रहा है? तो अभी मैंने बताया आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026।
ठीक है, इसी में कहा गया है कि ये खबर भी देख लीजिए ना हिंदू में कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 द सोशल मीडिया एंड हैप्पीनेस कनेक्ट। ओके, इसी में ये चर्चा की गई है हैप्पीनेस जो है ना वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। इसके कुछ जो तथ्य दिए गए हैं इस रिपोर्ट में वो मैंने यहाँ पर दिया है। देखिए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के उपयोग की वजह से वेल बीइंग यानी खुशहाली में गिरावट होती है। विशेष रूप से टीनेजर जो गर्ल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। और इस रिपोर्ट में यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खुशहाली और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग नकारात्मक क्षेत्र में हो रहा है, और ख़ासतौर पर जो लड़कियां हैं, टीनेजर लड़कियां हैं, उस पर बहुत है। उदाहरण के लिए बताया गया इसमें कि 15 साल की लड़कियां जो 5 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं, उनमें जीवन की जो संतुष्टि है उसमें गिरावट देखी गई है। क्योंकि एक ही जगह ध्यान रहता है, जब वहाँ से हटता है ध्यान, उसके बाद फिर लगता है कि अब जीवन में बहुत उबाऊपन है, ठीक है, बोरिंग जीवन हो गया। जबकि कम उपयोग जो करते हैं सोशल मीडिया का जो लड़कियां, वो उसमें उसकी जो मानसिक चेतना है और जो खुशहाली है उसमें गिरावट नहीं देखी गई है। कुछ हद तक काफ़ी कुछ लड़कों में भी पुरुषों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो युवा प्रतिदिन 1 घंटे से कम समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उनमें खुशहाली का स्तर सबसे अधिक होता है, उन लोगों की तुलना में अधिक होता है जो सोशल मीडिया का जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं उपयोग, तो उनकी तुलना में जो है ना वो खुशहाली का स्तर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और ये भी है कि जो बिल्कुल नहीं करते हैं और जो थोड़ा मोड़ा करते हैं उसमें भी अंतर है। रिपोर्ट में ये खास तौर पर बताया गया है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों में 25 वर्ष से कम आयु के जो युवा हैं वो जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है ना उनका पिछले कुछ दशकों में काफ़ी गिरावट आई है। और सुझाव ये दिया गया है कि इस सब की जो वजह है, जो खुशहाली कम हो रही है, उसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा जिम्मेदार है, कई घंटे बिताने की वजह से। आप भी जब सोशल मीडिया कोई भी ओपन करते होंगे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या यूट्यूब का ही जो शॉर्ट्स आता है ना, वो उसमें क्या होता है कि आपने एक बार लिया और 1 घंटे 2 घंटे आपके कहाँ चले गए आपको खुद पता नहीं चलता है, और बाद में रिग्रेट होता है कि यार मतलब हमने इतने देर बर्बाद कर दिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिलता है, हाँ नहीं मिलता है ज्ञान उसमें, छोटे छोटे वीडियो में, क्लिपिंग में। हाँ, अगर आप बहुत लंबा वीडियो देखते हैं जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स के अलावा, तो उसमें हो सकता है कि ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिले, किसी फोकस पॉइंट मिले। लेकिन सोशल मीडिया बर्बाद कर रहा है, और यही वजह है कि हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों में, बहुत सारे देशों में टीनेजर्स के लिए ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है उस पर बैन लगाया जा रहा है। ठीक है, 16 साल या 17 साल या 14 साल इस तरह से। ठीक है, ऑनलाइन सुरक्षा करने की कोशिश की गई है। जैसे कि दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो ना वो 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो एज लिमिट है वो 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी थी। मतलब 16 वर्ष तक के आयु के जो लोग हैं, बच्चे, युवा हैं या बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया की यूज़ नहीं करने देना है। ठीक है, जबकि डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन सहित कई सारे जो देश हैं वो इस तरह के नियम बनाने जा रहे हैं। तो यही सब बताया गया है, इसमें सुझाव भी दिए गए तमाम देशों को। और एक और बात बताऊं कि भारत की अगर चर्चा करें तो कर्नाटक सरकार ने ये फैसला किया है कि हम 16 वर्ष से तक के बच्चे जो हैं उनके लिए सोशल मीडिया को हम बैन करें। उसकी प्रक्रिया चल रही है, अभी घोषणा हुई है, उसको लागू नहीं किया गया। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश है और दूसरे जो राज्य हैं वो हालांकि एज अलग अलग है, कोई 13 साल का रहा है, कोई 14 साल का रहा है। केरल ने भी ये बात कही है। तो ये जो चर्चा है ना, ये सब रिपोर्ट्स, रिसर्च, ये सब कुछ आने लगा है कि सोशल मीडिया हमारे खुशहाली पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहा है नकारात्मक रूप से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड का नाम बताएं जहां पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे वैश्विक तेल और गैस बाजार में हलचल मच गई। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो ये युद्ध चल रहा है ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इजराइल का, आंसर क्या होगा इसका? याद रखिएगा, साउथ पर्थ गैस फील्ड। ठीक है, ये जो गैस फील्ड है, पर्थ गैस फील्ड,
एक नॉर्थ है और एक साउथ है। साउथ वाला हिस्सा ईरान के पास है और नॉर्थ वाला हिस्सा किसके पास है? वो है कतर के पास। ठीक है। और जो आग लगी है वो इस तरीके से आग लगी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, ईरान ने जो फिर रिटेलिएट किया है। तो इस चीज़ को ना एक बार मैप के ज़रिए देखिए। अपना प्यारा भारत है और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये है पश्चिम एशिया, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो यहीं पर ये ईरान है, ये कतर है, ये सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया, ये कुवैत हो गया, यूएई हो गया, या ओमान हो गया। इधर फारस की खाड़ी है यानी पर्शियन गल्फ है, और इधर गल्फ ऑफ ओमान है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला, यही चौक है और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है। तो ये जो युद्ध चल रहा है, तो इजराइल ने क्या किया, यहां से हमला किया इस क्षेत्र पर। अब इस चीज को और झूम करके देखते हैं। ये कतर है और कतर से सटा हुआ यहां पर गैस फील्ड है। गैस फील्ड का मतलब कि समंदर है, पानी है, उसके नीचे जो है वो पूरे मतलब बेस है, समुद्र का तल है, और उसके कई हजार मीटर नीचे, ठीक है, वहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और इसी को पर्स फील्ड कहते हैं। ठीक है। तो पर्स फील्ड है। तो यहां देखिए इस तरीके से इधर नॉर्थ है और इधर साउथ हो गया। ये ऊपर से देखने में समंदर सा लगेगा, ये अंदर ये गैस, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना के आपको दिखाया है। तो इसको संचालित करता है ईरान और इसको संचालित करता है कतर। अब क्या हुआ कि इजराइल ने यहाँ पर बमबारी कर दी कि हम इसको नुकसान पहुंचा देंगे, इनकी जो जज्बात हैं, इनके जो उत्साह है उसको हम कम कर देंगे। लेकिन असर ये हुआ कि ईरान ने यहाँ पर हमला कर दिया और उसके बाद अलग अलग देशों के जो रिफाइनरी हैं, ऑयल फील्ड है, मतलब उत्पादन केंद्र है, गैस उत्पादन केंद्र है, उन सब पर मिसाइलें दाग ली। और ऐसी मिसाइल दागी कि वो हमला हुआ ही। ये सब देश जो है ना वो रोक नहीं पाए, ज़्यादातर जो हमले हुए वो क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि यहाँ इसके पास जो मिसाइलें हैं ना वो डांसिंग मिसाइल है। डांसिंग मिसाइल मतलब वो मिसाइल चलता है और अचानक से स्पीड बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। ऐसे में क्या है कि जितने भी रडार लगे हुए हैं ना इस तरफ, ज़्यादातर रडार तो ध्वस्त करती है, करीब 10 से ज़्यादा अमेरिका के यहाँ पर जो तैनात थे, अभी भी जो हैं वो एक एग्जैक्ट वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में अभी यहाँ है, यहाँ तो हम जो मिसाइल भेजेंगे तो वो यहाँ पर आके टक्कर होगी। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा ये मिसाइल एंटी डिफेंस सिस्टम। अब ये क्या हो रहा है कि इधर से आ रहा है और इधर जैसे चला तो झुक गया, फिर स्पीड बढ़ा ली, जब तक ये पहुंचा तब तक ये आगे भाग गया। ठीक है, या फिर दूरी चली, दूर हो गई, वो उसने अपनी दिशा बदल दी, इस वजह से ये रोक नहीं पा रहा। तो यहाँ पर ये हमला हुआ। अब ये नतीजा ये हुआ कि पहले तो ये समझा जा रहा था ना कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, ये जो युद्ध चल रहा है वो जब रुक जाएगा तो फिर यहाँ से आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तो एनर्जी वॉर शुरू हो गया है और दुनिया भर में ऑयल और गैस के रेट बढ़ गए। भारत ने कल तक जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक भारत ने जो ऑयल परचेज किया है वो 147 से $145 पर बैरल पहुंच गया था। अभी एक महीने पहले हम $54 पर बैरल परचेज कर रहे थे, लगभग 3 गुने हो गए। ठीक है, और इतना गैस है यहाँ पर कि पूरी दुनिया अगर सिर्फ और सिर्फ गैस ही इस्तेमाल करे एनर्जी के तौर पर 13 साल की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, इजराइल ने हमसे पूछकर हमला नहीं किया था और अब इजराइल जो है किसी भी ऑयल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा ईरान के, और ये सब बातें हुई हैं। अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि हम इस युद्ध से हटे, लेकिन इजराइल नहीं चाह रहा है और इसी वजह से लगातार ये हमले हो रहे हैं। भारत के लिए बड़ा ही दिक्कत का विषय है क्योंकि भारत अपना जो आयात करता है ना, जितना 50% से ज़्यादा अपनी ज़रूरत का, तो उसका 50% का जो 47% है एलएनजी वो कतर से आयात करता है। तो कतर से जब आयात करता है और वो इसी पर्स फील्ड से आधा तो हिस्सा ईरान यूज़ करता है और आधा हिस्सा कतर यूज़ करता है। तो कतर दुनिया भर में जितनी जो निर्यात होता है ना उसका 20% हिस्सा उत्पादन करता है और भारत के जो आयात की ज़रूरत का 47% भारत यहाँ से लेता है। अभी कतर ने कहा है कि हमारा 17%, मतलब जो हम उत्पादन करते हैं उसका 17% जो है वो
बर्बाद हो गया है, उसको ठीक करने में 1 साल से 5 साल लग सकते हैं। ऐसे में क्या है, अब ऊर्जा की दिक्कतें बढ़ेंगी, भारत के लिए बड़ी चुनौती हो रही है। ये है महत्वपूर्ण बात। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए। ये याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न जो है ना वो बनाया है। वैसे मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में अलग से वीडियो भी बनाया था, लाइव वीडियो जो रात को हम लोग देते हैं, आपको बताते हैं। तो ये याद रखिए, साउथ पर्स गैस फील्ड है जिस पर हमला किया था, और नॉर्थ पर्स जो गैस फील्ड है वो भी प्रभावित हुआ था ईरान के हमले की वजह से। ठीक है, इसराइल ने पहले हमला किया और रिप्लाई किया किसने, ईरान ने, उसकी वजह से ये दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, एक और याद रखिएगा आप, रास लफान जो गैस निकालता है ना ईरान यहाँ पर, तो वो उसका जो गैस का पूरा निकालने का प्लांट है ना, उसको कहते हैं रास लफान। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो ना तो एक लाइक तो बनता है ना इस वीडियो पर, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। करंट अफेयर्स आपके लिए बेहतरीन हम लोग लेकर आते हैं, हमारी पूरी टीम है जो इस पर काम करती है, और फिर आपको पेश करता हूँ मैं। ओके, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए, और सब्सक्राइब के बाद ना वहाँ बेल आइकन भी दिखेगा, उस पर ऑल का बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिलेंगे। और हाँ, शार्प लर्निंग ऐप पर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का जो पूरा टेक्स्ट है, पीडीएफ है, वो अवेलेबल है। वैसे हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप ये देख सकते हैं इसका पीडीएफ। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, बैच है, ये शार्प लर्निंग ऐप पर ही चलता है, गूगल प्ले पर आपको मिल जाएगा। एक बेसिक मेंबरशिप है, एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब लेवल का है, और दूसरा है आईएसपीसीएस लेवल का। इसमें क्या मिलता है, आपको पीडीएफ मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है, वीडियो भी मिलता है, हालांकि वीडियो यूट्यूब पे भी होता है, लेकिन खास बात है मॉक टेस्ट और ये स्पेशल पीडीएफ, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ मिलता है आपको। 2027 का मिलेगा, मतलब 365 दिनों तक का अपडेट, और पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिल जाएंगे आपको। तो ये है बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, अगर शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की। तो अभी छूट भी चल रही है, शायद आजकल में ख़त्म होने वाला है। अगला क्वेश्चन जिसकी काफ़ी चर्चा रही है, किस बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने बैंक के व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता पर चिंता जताते हुए मार्च 2026 में इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक। ओके, तो उसके अंशकालिक अध्यक्ष थे और स्वतंत्र निदेशक थे अतानु चक्रवर्ती। तो उन्होंने 18 मार्च को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया, और रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने जो लिखा उससे पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, खासतौर पे एचडीएफसी का, वो हिल गया। और आप देखिए कि एक ही दिन में 5% के आसपास इसके शेयर प्राइसेस गिर गए। रेजिग्नेशन लेटर में इन्होंने लिखा कि पिछले 2 वर्षों से मैंने बैंक के भीतर ऐसी घटनाएं और ऐसी प्रथाएं देखी हैं जो मेरे यानी इनके व्यक्तिगत मूल्य और नैतिकता के अनुरूप नहीं है, और इस्तीफे का जो निर्णय है वो उसी का आधार है। इसी के बाद 5% शेयर गिर गए। न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि पता चला है कि बैंक के कामकाज को लेकर बोर्ड जो उसका है, बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें मतभेद चल रहे थे। और इसके बाद फिर जो बैंक है ना एचडीएफसी, तो उसके लिए एंट्रीम जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया, आरबीआई ने मंजूरी दे दी के मिस्त्री को, उनको फिलहाल कुछ महीने के लिए अध्यक्ष बनाया गया। एचडीएफसी जो है ना वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, बाजार पूंजीकरण के अगर लिहाज से देखेंगे तो, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के, यानी वैल्यू कितनी है उसमें, उसकी वैल्यू है 12,97,000 करोड़ रुपए, 12.97 लाख करोड़ रुपए के इसका मार्केट वैल्यू है। हालांकि बाद में जब शेयर प्राइसेस गिरने लगे तो आरबीआई को दखल देना पड़ा। आरबीआई ने कहा कि नहीं, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का जो कामकाज है, उसकी जो वित्तीय स्थिति है, वो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये है अतानु चक्रवर्ती, इन्होंने इस्तीफा दिया, और नए जो एंट्रीम अध्यक्ष बनाए गए हैं वो के मिस्त्री हैं, के मिस्त्री। अगला क्वेश्चन, अंडों पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट, यानी उसके उपयोग के लिए समाप्त होने लायक जो डेट है,
उसको लिखना अनिवार्य करने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला कर लिया कि 1 अप्रैल से हर अंडे पर उत्पादन तिथि यानी लेइंग डेट और एक्सपायरी डेट ये लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना तारीख वाले अगर अंडे मिले तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसको मानव उपयोग के अनुपयुक्त, मतलब उस योग्य के नहीं है खाने लायक, ये घोषित कर दिया जाएगा। और ये फैसला किया है सरकार ने, सरकार के जो जिम्मेदार विभाग है जैसे पशुपालन विभाग है और फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने, ठीक है, ताकि उपभोक्ताओं को ताज़े अंडे मिल सके, नकली या पुराने अंडे उसका कारोबार पर रोक लग सके। इसके लिए अंडे की भी एक लाइफ होती है, अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पर रखें तो 2 हफ्ते चल सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है यानी जैसे गर्मी आएगी तो उसका लाइफ जो है ना, सेल्फ लाइफ वो कम हो जाता है, हफ्ते भर रह जाता है। भारत में कई सारे क्षेत्रों में टेम्परेचर 45-46 हो जाता है, तो 2-4 दिनों तक ही वो रह पाता है। तो इसी वजह से इसको किया गया। हालांकि फ्रिज में अगर रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक्सपायरी और जो उत्पादन की डेट है वो लिखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, आयुध निर्माणी दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की जो सबसे पुरानी जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी कोलकाता में कोसी पार में, उसी को लेकर, ठीक है, उसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था, उसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। हालांकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भंग कर दिया गया और सरकार ने इसको 7 पीएसयू ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी बना दी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब एक तरह से खत्म हो गई है, उसकी जगह ऑर्डिनेंस पीएसयू बन गई है। अगला क्वेश्चन, किस देश की प्रधानमंत्री डेनिसे मिरालेस, उन्होंने मार्च 2026 में इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा पेरू। पेरू की प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा दिया। कारण ये है कि संसद में बहुमत उनको लगा कि नहीं मिल पाएगा, समर्थन नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ मतदान होना था, कॉन्फिडेंस वोट होना था विश्वास मत को लेकर, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी फरवरी में ही उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। जो एंट्रीम प्रेसिडेंट हैं होसे जेरी, उन ठीक है, तो उनको हटाया गया, उसके बाद फिर इनको जो है ना वो बनाया गया। ओके, तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न लेते हैं कि किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति मारिया बाल्काजार, तो उन्होंने जनरल लुइस एनरिके अरोयो उनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। आंसर का पेरू, पेरू में ये हुआ है और ये है नए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वहाँ पर जो व्यवस्था है ना बड़ी चरम, मतलब बहुत ही खराब राजनीतिक हालात हैं। पिछले कुछ साल में कई बार राष्ट्रपति बदल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो ये है, एक बार पेरू को देख लेते हैं। ये पेरू जो है ना वो एक्चुअल में है कहाँ पर, तो अगर हम देखेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। ये रहा अपना प्यारा भारत और चलते हैं कहाँ, दक्षिण अमेरिका महादेश की ओर, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका महादेश हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका है, और उसी में इस लोकेशन पर ये है पेरू। ये कलर में फुल देख रहे हैं आप। इस राजधानी है लीमा, यहाँ पर मुद्रा चलती है यानी करेंसी है सोल। क्या कहेंगे? सोल है करेंसी यहाँ की। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इसमें यह है इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, बोलीविया हो गया, ये चिली हो गया, ठीक है। तो ये सब हैं इसके पड़ोसी देश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत ने चीन में अपना नया राजदूत किसको नियुक्त किया है? आंसर का विक्रम के दौरे स्वामी। क्या नाम है? विक्रम के दौरे स्वामी। देखिए कुछ ही देश हैं जहाँ पर जो राजदूत हैं तो उसकी चर्चा काफ़ी होती है, जैसे अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, चाइना हो गया, ये सब। बाकी को लेकर उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीन है पड़ोसी, महत्वपूर्ण देश है ये, तो वहाँ पर ये नियुक्त किया गया है। द हिंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो इससे पहले ये कहाँ पर तैनात थे विक्रम के दौरा स्वामी? ये यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त हैं। अब इनको चीन का जो है ना, चीन में जो है ना भारत का राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले चीन में कौन थे? प्रदीप कुमार रावत थे, उनकी जगह इन्होंने ली है विक्रम के दौरा स्वामी ने। ओके, दौरा स्वामी जो है इससे पहले बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं। ओके, तो इससे पहले ये कहाँ पर थे? यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त थे यानी हाई कमिश्नर थे।
अच्छा, कई बार आपने देखा होगा ना, हाई कमिश्नर लिखा जाता है, कई बार एम्बेसडर लिखा जाता है, यानी उच्चायुक्त, और कई बार राजदूत। तो देखिए, जो कॉमनवेल्थ नेशंस है ना, वो सब आपस में जो मेंबर्स हैं, वो आपस में जो वहाँ पर जो दूतावास है उसको वो हाई कमीशन कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में भी अगर आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम का हाई कमीशन है, और वो जो चीफ होते हैं हाई कमिश्नर होते हैं। लेकिन जो भी जो कॉमनवेल्थ नेशंस से अलग देश हैं, वहाँ पर राजदूत कहे जाते हैं, यानी एम्बेसडर कहे जाते हैं, और उस सेंटर को एम्बेसी कहा जाता है। ये बस फ़र्क है। जैसे अमेरिका में जो एम्बेसी है उसमें एम्बेसडर वो हैं विनय मोहन क्वात्रा, जो पूर्व भारत के विदेश सचिव थे, तो वो हैं। अब चीन में ये है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और आज रात को भी स्पेशल लाइव कंटेंट देखना मत भूलिएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर जो मेंबरशिप बैच है वो परचेज कर सकते हैं, और उसके ज़रिए तैयारी शानदार हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और संडे को वीकली आने वाला है, सेकेंड और थर्ड वीक मार्च का, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।